गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आज हमें स्टार्ट करनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किताब नंबर 3। भैया कौन सी बुक रेफर करने जा रहे हो? बुक रेफर करने जा रहे हैं D.K. गोयल की। इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे। अब पहला सवाल उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या? अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स which reflect financial position of business। फाइनेंशियल पोजीशन वही हमारे बिजनेस की असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, कितना पैसा हमने कमाया, जो चीज़ें ये रिफ्लेक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से सुन लो, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब हम इनको एनालाइज करने लगे, जब हम इनसे लेकर कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लगे, उसको बोलते हैं एनालिसिस। टू ऑब्टेन एनी आउटकम, टू फॉर्म एन ओपिनियन। एनालाइज करने का मतलब ही क्या है? किसी चीज़ को लेके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ओपिनियन बना लेना। तो जितनी भी स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब हम उन्हीं स्टेटमेंट को यूज़ करके कोई ओपिनियन बनाने लगें उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो मैं ओपिनियन बना रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसलिए मैंने इसको नाम दिया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल उठता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती कौन कौन सी हैं? ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं। क्लास 11th में जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी तब हम उन्हें बोलते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बस वो जो क्लास 11th का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब वो थोड़ा फॉर्मल हो गया। फॉर्मल से मतलब थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गया, और उसी को हमने नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये है क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़ के आए थे ना 11th में? हाँ। बैलेंस शीट थोड़ी फॉर्मल हो गई, जैसे पहले थी वैसी अब नहीं रही, थोड़े चेंजेस आ गए, थोड़ी और अच्छी क्वालिटेटिव बनने लगी, कंपनी की है, बड़ी है। समझ गए ना? इसीलिए इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया, और वो फॉर्मेट हमें किसने बताया? कंपनीज एक्ट 1919, पुराने वाला नहीं चलेगा, अब चलेगा कंपनीज एक्ट 2013। उसके अंदर एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल 3। उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी है। किसके अकॉर्डिंग बनानी है? स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ये स्केड्यूल 3 कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। अच्छा,
अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नोट्स। और एक हमें बनानी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कमाल की बात तो ये है भैया, वैसे नोट्स में क्या होता होगा, कैलकुलेशंस, आपने कैसे बनाया, क्या क्या दिखाया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लेके चले। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सभी कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंट्रीज हैं, सॉरी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज हैं, उनके लिए कंपलसरी है। जैसे कि ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ प्लस हो, उनको कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। समझ गए ना, हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। जब हमें इतनी बात पता चली गई कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, और कंपनीज एक्ट पुराने वाला नहीं लेके चलना, फिर से बोल रहा हूं, जो पुराने वाला था कंपनीज एक्ट नए वाला लेके चलना है 2013, वो भी बनाना है, उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं, साथ में बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सबको नहीं बनानी होती, किसी किसी कंपनी को बनानी होती है। कौन सी कंपनीज को, एक स्पेसिफिक क्लास डिफाइन की गई है, उन कंपनीज को बनानी होती है। अब भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखाई देता होगा, बिल्कुल ऐसा जैसा आपके सामने है। सबसे ऊपर लिखा जाता है कंपनी का नाम, नेम ऑफ कंपनी, ये लो ध्यान से देखो, नेम ऑफ कंपनी। फिर हम जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हैं उस साल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं 2025 का, तो मैं लेके चलूंगा 2025। एक प्रीवियस ईयर होता है, पुराने वाला साल, एक करंट ईयर होता है। फॉर्मेट कैसे दिखाएगा भाई, पुराना फॉर्मेट पर्टिकुलर नोट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यानी खाली एक साल के स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हम इस कंडीशन में बनाते हैं स्टेटमेंट्स 2 साल के। कौन से 2 साल के, करंट ईयर के भी और प्रीवियस ईयर के भी, ताकि प्रीवियस ईयर से कितनी तरक्की है उसे करंट ईयर में दिखाया जा सके। तो याद करो क्लास 11th में हम कैसे बनाते थे, एक साइड होते थे इनकम्स, एक साइड होते थे एक्सपेंसेस। इनकम्स होते थे क्रेडिट वाली साइड में, एक्सपेंसेस होते थे डेबिट वाली साइड में। सारी इनकम्स क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट। अब ऐसा नहीं बनाना, ऊपर बनेंगी इनकम्स, यानी जो फॉर्मेट ऐसे हॉरिजॉन्टल होता था वो फॉर्मेट वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। ऊपर आएंगी इनकम्स, नीचे आएंगे एक्सपेंसेस। इनकम्स ऊपर, एक्सपेंसेस नीचे, इनकम्स ऊपर, एक्सपेंसेस नीचे। अब इनकम्स कौन कौन सी, क्लास 11th में जब हमने पढ़ा था तो सबसे मेन इनकम थी कौन सी, सेल्स। अब वही सेल्स बन गई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बन गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो इनकम्स हमने कमाई, कहां से कमाई, बिजनेस को ऑपरेट करके कमाई। सर कुछ एग्जांपल दे दो। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप। बेसिकली वो इनकम्स जो हम काम करके कमाते हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट बनेंगी, वो सारी की सारी पार्ट बनेंगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। किसका पार्ट बनेंगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। फिर सर ये अदर इनकम में कौन सी इनकम्स आती होंगी, जो बाकी बची हुई इनकम्स है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स।
डिस्काउंट रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, वो सभी की सभी इनकम्स कहाँ पर आ जाती हैं? वो सभी की सभी इनकम्स आ जाती हैं अदर इनकम्स में। अगर मैं इन दोनों इनकम्स का टोटल कर दूं, कौन सी दोनों इनकम्स का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम्स का, तो निकल के आ जाती है टोटल इनकम्स। क्या निकल के आ जाती हैं? टोटल इनकम्स। प्यार से बोलो तो टोटल रिवेन्यूज। क्या हो जाते हैं? टोटल रिवेन्यूज। अब तो आप बताओ मोटे मोटे खर्चे कौन होते थे? बस इनकम से आराम से दो ही तरह में डालनी है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक अदर इनकम्स। अब खर्चे कौन कौन से होते थे? भैया सबसे बड़ा खर्चा तो मटेरियल को परचेज करने का होता था। हाँ, ये लो, ये आ गई तुम्हारी परचेज। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड। बेसिकली ये किसके लिए होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी के लिए होता है। जो ट्रेडिंग वाला काम करते हैं उनके लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बना बना के बेचते हैं, उनके लिए होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, अरे हाँ, वो क्लास 11 में पढ़ा था ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बस वही होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सर ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी खर्चा, उसका बोनस, उसकी सैलरी, उसके चाय पानी का खर्चा, उसका वेलफेयर, उसका बोनस, सब कुछ किस में आएगा? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा सर? फाइनेंस कॉस्ट में आएगा इंटरेस्ट, जो हम लोन्स वगैरह लेते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो सब चीज़ें किस में आएंगी? फाइनेंस कॉस्ट में आएंगी। डिविडेंड्स जो हमने नॉर्मली पे किए, वो वाले डिविडेंड नहीं, दूसरे वाले डिविडेंड्स। समझ में आ गई बात? यानी बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी खर्चा वो किसके अंदर आएगा? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, जब भी कभी किसी एसेट की वैल्यू घटती है तो कुछ नुकसान हो जाता है, उनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन तो समझ में आ गया। सर अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन है जब कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू घट जाती है। इनटेंजिबल एसेट, हाँ, गुडविल की वैल्यू घट गई, अमोर्टाइजेशन। पेटेंट्स की वैल्यू घट गई, अमोर्टाइजेशन। तो अगर कोई टेंजिबल एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी वैल्यू घटे तो डेप्रिसिएशन, और अगर कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू घट जाए तो अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस, जो खर्चे ऊपर नहीं आए, जैसे कि ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग के अलावा पोस्टेज, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, वो बाकी सारे खर्चे वो सब किसके अंदर आएंगे? अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। बेसिकली खर्चों को कितने पार्ट में बांटा गया? एक मटेरियल के खर्चे, एक इन्वेंट्री, एक एम्प्लॉयज वाले खर्चे, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। अगर मैं इन सभी खर्चों का टोटल कर दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो क्या निकल के आ जाएंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल के आ जाएंगे? पीबीटी। प्यार से बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करोगे टैक्स तो क्या निकल के आ जाएंगे? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। यानी कि प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स में से अगर मैं इनकम टैक्स माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बस छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे बाय हार्ट पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, उनका टोटल मिलाऊंगा तो टोटल इनकम, मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉयज़ वाले खर्चे के लिए एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपकी क्वेरीज ले लूँगा। एक बात तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, मेरी तरफ से आप लोग फ्री। आज छोटा सा पार्ट पढ़ना था हमने। कौन सा पार्ट? सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट। कौन सा बहुत छोटा सा पार्ट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? बैलेंस शीट। मेरी तरफ से टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर, कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, सी यू।